नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी। स्वागत करती हूं आपका हमारे विशेष कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी में। आज हम बात करेंगे कि कैसे कलियासोत नदी की हत्या की साजिश करके वहां पर अवैध निर्माण किया गया और लोगों को निर्माण करके फ्लैट बेचे गए और तो और इन फ्लैट्स पर भी हेर फेर करके बायर्स को फंसाया गया। इसी पर चर्चा करेंगे आगे। फिलहाल आपको बता दें, मामला सागर प्रीमियम टावर का है, जहां पर जांच टीम ने पाया कि नदी के दोनों ओर स्थित बहुमंजिला भवनों के पीछे की ओर नदी से लगकर रिटेनिंग वॉल बनाकर भराव किया गया और रातों रात बिल्डिंग को तैयार करके उनको बेच दिया गया, जहां पर अब जमीन एनजीटी में स्थित होने के कारण उसको पूर्णतया अवैध घोषित कर दिया गया। वहीं अब इस हेरफेर में फंसे रहवासियों का कहना है कि बिल्डर द्वारा ली गई अवैध धनराशि को वापस किया जाए, साथ ही उन्हें न्याय मिल सके। जहां पर सवाल उठता है कि कैसे और किसकी मिली भगत से इस काम को अंजाम दिया गया और अवैध जमीन पर कंस्ट्रक्शन किया गया। लेकिन इससे पहले देखिए ये वीडियो। हरिमोहन गुप्ता, सागर प्रीमियम टावर C2 216 का निवासी हूँ। यहाँ पर बिल्डर के द्वारा बहुत सारी अनियमितताएं बरती गई हैं, जिसके कारण से यहाँ के रहवासियों में कई प्रकार के नुकसान भी उठाने पड़ रहे हैं और बिल्डर द्वारा जो उनके साथ कूट रचित दस्तावेजों के माध्यम से धोखाधड़ी की गई है, उसी संदर्भ में मैं आप लोगों के सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूँ। प्रीमियम टावर का जो बिल्डर है मिस्टर संजीव अग्रवाल, इन्होंने जो दस्तावेज टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में प्रस्तुत किए हैं, जिनके आधार पर उनको बिल्डिंग परमिशन मिली है, वो है 3.74 एकड़। 3.74 एकड़ जमीन पर इनको बिल्डिंग परमिशन मिली। तो जिस की परमिशन 3.4 एकड़ पर मिली हो, उसमें 5 एकड़ के ऊपर कंस्ट्रक्शन कैसे संभव है? जो जमीन इनकी नहीं है उसके ऊपर निर्माण करके उसे बेचना स्पष्टता धोखाधड़ी है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की परमिशन में जितनी रस्सियां, उन रस्सियों की हमारे पास सर्टिफाइड कॉपी कि 3.74 एकड़ इतनी है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने मेंशन किया है 3.74 एकड़ बिल्डर ने की जमीन है और उसके ऊपर 3.4 एकड़ की हम परमिशन दे रहे हैं और ये कंडीशंस हैं। उस कंडीशन में नदी से 30 मीटर छोड़ करके भी है कि नदी से 30 मीटर छोड़ करके बनेगा, और वो अपना डिमार्केशन है उनका। जो अपने ब्लॉक्स का कंस्ट्रक्शन 7 ब्लॉकों का निर्माण करने के अपने ब्रोचर में जो मेंशन किया कि 7 ब्लॉकों के निर्माण के अतिरिक्त जो अदर एमिनिटीज हैं, जैसे क्लब हाउस है, पार्क है, स्विमिंग पूल है, आप देख सकते हैं कि इनमें स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, ये सब अपने ब्रोचर में मेंशन किया कि ये भी हमारी प्रॉपर्टी में ही बनाए गए हैं, जो वास्तव में इसकी जमीन पर नहीं है, किसी और की जमीन पर या किसी और, मतलब अपनी जमीन के अतिरिक्त किसी जमीन पर बना करके हम बिल्डरों रहवासियों से उसका अतिरिक्त पैसा वसूला गया है। जो चीज उसकी अपनी जमीन पर नहीं है, किसी और की दिखाकर किसी और जगह पर बना करके, तो ये भी धोखाधड़ी की गई, अप्रिसिएशन लिया गया है। जो कॉस्ट, अगर ये एमिनिटीज नहीं होती तो हो सकता है कि फ्लैट की कीमत कम होती, लेकिन ये दिखा करके उसने फ्लैट की कीमत हम लोगों से अतिरिक्त वसूली है। अब कल के दिन अगर वो जगह इससे छीनी जाती है तो वो सुविधाएं हमें कहां से देगा? तो इस प्रकार से उसने हम लोगों के साथ जो धोखाधड़ी की है, उन धोखाधड़ियों को आप लोगों के सम्मुख लाने का हमारा यही उद्देश्य है कि उसके लिए न्याय संगत क्या हम लोगों के साथ किया जाए, वो उसके लिए संबंधित लोग हमें सहयोग करें। तो देखा आपने कि कैसे अवैध जमीन पर कंस्ट्रक्शन करके बिल्डर ने धोखाधड़ी को अंजाम दिया। वहीं इसी पर चर्चा करेंगे आगे। इसके लिए हमारे साथ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अधिवक्ता श्री सुनील वास्तव जी, एनजीटी सदस्य सचिन कुमार वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वहीं पीड़ित हरिमोहन गुप्ता जी हमारे साथ हैं। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
हरिमोहन जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये पूरा मामला है क्या और किस तरह से बिल्डर ने आपको धोखा दिया, हमारे दर्शकों को जरा विस्तार से बताएं। देखिए, मेरी आवाज आ रही है ना? जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से बिल्डर को टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अनुसार जितनी जमीन पर विकास करने की अनुमति दी गई, उन उस जमीन में ही इसको अपने कार्य करने चाहिए थे। बिल्कुल। उसने उस जमीन के अतिरिक्त जगह पर कार्य करके और हमसे या रहवासियों से उन चीजों का एप्लीकेशन लिया जो उसकी जमीन नहीं है। जी। दूसरा, जितनी जमीन पर उसकी बिल्डिंग बननी चाहिए थी उससे बाहर से बना करके बेची है। आज वो एनजीटी के कारण से किसी भी कारण से अतिक्रमण के दायरे में आ रही है, वो तोड़ने की धमकी दे रहे हैं। तो वो रहवासी जिन्होंने खरीदी है उनको कंपनसेशन कौन देगा? बिल्कुल। या तो पैसा दे करके वो रहवासियों को संतुष्ट करें, वो अपना दूसरे जगह आसियाना तलाश है। जी। वो टूटे न टूटे वो सरकार, लेकिन रहवासी तो फ्री हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो है जो पीड़ित होने के हिसाब से। लेकिन धोखाधड़ी जो जगह उसकी नहीं उस पर अगर उसने कंस्ट्रक्शन करके बेचे हैं, ये तो धोखा दिया उसने। बिल्कुल। ये तो जब धोखा तो अलग चीज हो गई। कंपनसेशन एक हमारा अलग मैटर है, लेकिन उसने हमको धोखे में रख करके हमको रजिस्ट्रियां की। ठीक है। जो जमीन उसकी है नहीं। ठीक है। इस पूरे प्रकरण पर सचिन जी आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। देखिए, मैंने हरिमोहन गुप्ता जी को अभी सुना जी, और गुप्ता जी की जो बातें हैं उसके अनुसार तो उनके साथ में जो उनका ये कहना है कि टीएनसीपी की जो परमिशंस हैं उस परमिशन के वायलेशन में ये जो कंस्ट्रक्शन हुआ है, ऐसा गुप्ता जी की बातों से मुझे सुनाई दे रहा है। किंतु एनजीटी में ये कभी विषय कभी नहीं आया कि जो सागर प्रीमियम जो टावर है उसका कंस्ट्रक्शन जो है वो जो लिमिट थी, कंस्ट्रक्शन की जो लिमिट थी उससे एक्सीड कर गया, उससे ज्यादा उन्होंने कंस्ट्रक्शन कर लिया। तो ये विषय जो है एक नया विषय है जिसमें गुप्ता जी ने अभी जो प्रकाश डाला है कि उनके पास में सारे डॉक्यूमेंट्स हैं इस बारे में, तो इसके संबंध में जो है ये जो भी न्यायालयीन कार्रवाई करना चाहें ये कर सकते हैं। और जहां तक एनजीटी एक्ट का सवाल है तो उसमें कंपनसेशन का भी प्रोविजन है। अगर नदी में किसी भी बिल्डर ने अगर कंस्ट्रक्शन किए हैं तो वो कंपनसेशन जो है क्लेम कर सकते हैं एनजीटी में भी। तो जहां तक एनजीटी में कलियासोत नदी से संबंधित विषय था उसमें कलियासोत नदी के विषय में जो विषय में एनजीटी ने आदेश किया था उस आदेश के परिप्रेक्ष्य में एक ओएसडी अपॉइंट किया गया था नगर निगम की तरफ से, और उस ओएसडी ने व्यक्तिगत सुनवाई का मौका दिया था वहां पर जितने भी जो लोग अवैध कब्जे के रूप में पाए गए थे प्रथम दृष्टया। तो उनको जब सुनवाई का मौका दिया तो दो बातें निकल के आई उसमें। एक तो ये था कि जो मास्टर प्लान है वो 1995 में लागू हुआ है, तो मास्टर प्लान बनने के पहले के जो कंस्ट्रक्शंस हैं जहां पर अगर ग्राम पंचायत ने कोई परमिशन दी है तो एक तो मास्टर प्लान लागू होने के पहले के कंस्ट्रक्शन है और कुछ जो कंस्ट्रक्शन है वो मास्टर प्लान लागू होने के बाद के हैं। तो कुछ जो मास्टर प्लान लागू होने के बाद के परमिशन है उसमें अगर उन्होंने संबंधित विभागों से अगर परमिशन ले रखी है तो वो जो कंस्ट्रक्शन है उनको वैध माना जाए। और जो मास्टर प्लान लागू होने के पहले के कंस्ट्रक्शंस हैं वहां पर भी उन्होंने अगर ग्राम पंचायत से परमिशन ली है तो उसको भी वैध माना जाए। अब जो तीसरी कैटेगरी है उस तीसरी कैटेगरी में वो लोग आते थे जिनके पास में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, किसी तरह की कोई परमिशन ही नहीं है। तो ऐसे करीब 50 जो है कंस्ट्रक्शंस थे जहां पर किसी भी तरह की कोई दस्तावेज उनके पास उपलब्ध नहीं थे।
तो ऐसे लोगों के बारे में जो सरकार है उसको उनको फिर से सुनवाई का मौका देकर उनके विषय में अगर वो इंक्रोचमेंट में आ रहे हैं तो उनको रिमूव करने का कार्य जो है वो सरकार की तरफ से किया जाना है। जी, इसी बीच सुनील श्रीवास्तव जी अधिवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब मैं उनसे जानना चाहूंगी कि अब एनजीटी इस पर कार्रवाई कर रही है, तो क्या कानून में कुछ ऐसा प्रकरण है कि इन लोगों को उस बिल्डर की ओर से जमा की गई राशि वापस की जा सके? मुझे लगता है जी सचिन जी, इस पर प्रतिक्रिया मैं आपसे लेना चाहूंगी। क्या कुछ ऐसा कानून है कि जो जमा राशि की गई बिल्डर को वो वापस ली जा सके? देखिए, कंपनसेशन का प्रोविजन है एनजीटी एक्ट में, तो अगर कोई पर्यावरण को नुकसान करके कोई हानि या क्षति पहुंचाकर अगर कोई किसी भी तरह से अगर कोई कंस्ट्रक्शन किया गया है तो उसके संबंध में जो है व्यक्ति विशेष जो हैं वो एनजीटी में अपना प्रकरण लगा सकते हैं। 1% उनको कोर्ट फीस देनी पड़ेगी और वो कंपनसेशन जो है क्लेम कर सकते हैं एनजीटी में। लेकिन वो सीनियर सिटीजन भी है और बार बार भाग दौड़ करना, ये मतलब किस ओर रुख करता है कि प्रशासन की ढिलाई नहीं है यहाँ पर कि बिना अवैध जमीन को सबसे पहले परमिशन मिली कैसे? बात तो यहाँ पर उठती है ना। देखिए मीनाक्षी जी, अभी तो गुप्ता जी को ने ये विषय जो है अभी तक एनजीटी में ये लेके नहीं आए हैं कि ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन जो है उन्होंने एक्सीड कर दिया है। तो अभी जो गुप्ता जी की सिर्फ बातों को सुन के मैं ये कह पा रहा हूं कि अगर कोई ऐसा कोई इनका विषय है तो ये कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। मगर अगर इनकी बातें जो हैं वो तथ्यतः कहाँ पर कितनी सही है कितनी गलत है वो उसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ आज की डेट में। ठीक है प्रकाश जी, इस पूरे मामले पर मैं आपकी प्रतिक्रिया को लेना चाहूंगी कि लोगों के साथ इस तरह की धोखेबाजी ना हो, इसके लिए खुद प्रशासन को जमीन से जुड़े मामलों में ट्रांसपेरेंसी रखने की जरूरत है, ऐसा नहीं लगता आपको? मुझे ऐसा इसलिए नहीं लगता है कि आपको मैंने अपने प्रकाशन दिए हैं। 2013 से इस मामले की शुरुआत मैंने की थी, मई में सबसे पहले इसको पब्लिश किया था। ये राजनीति, प्रशासन और भूमाफियाओं का गठजोड़ का मामला क्लियर कट मामला है। ऐसा नहीं है कि प्रशासन को ये मालूम नहीं है। जी, वही बिल्कुल। मैंने अपने पब्लिकेशन में कलेक्टर उस समय निशांत बरबड़े जी थे, उनका इंटरव्यू छापा है। उस समय जो एसडीएम थे सुनील दुबे, उनका भी इंटरव्यू छपा हुआ उसमें, उनकी प्रति सबके संज्ञान में ये है। बात जैसे गुप्ता जी का मामला है कि चलिए वो बात वो नहीं है, किसी की जमीन भी यदि नदी में आती है तो क्या वो बना सकता है? बिल्कुल नहीं बना सकता ना। नहीं। आपके रूल्स है ना उसके। बिल्कुल। अब शुरू से जब से इस मामले को उठाया था, आप देखिए केदारनाथ कांड हो गया था, मैंने मई में छापा था और जून या जुलाई में केदारनाथ में वही हादसा हुआ था जो हादसों की संभावना है। सिर्फ ये नहीं, कंपनसेशन अकेला मामला नहीं है, कितनी जिंदगियां। उस स्टोरी की मैंने शुरुआत दुष्यंत त्यागी जी की लाइनों से किया था कि बारिशों की संभावनाएं सामने हैं और नदियों के किनारे घर बने हैं। गरीब आदमी आतंकित हो जाता बारिश होती देख के, किसान खुश होता है, लोग खुश होते हैं, लेकिन जिनके नदियों के किनारे घर बने हैं वो आतंकित हो जाते हैं। जुडिशरी अपने पावर्स डेलीकेट करती है प्रशासन को। यदि वो लोग इसमें मक्कारी करते हैं तो जुडिशरी को उन पे सख्त एक्शन सबसे पहले लेना चाहिए कि उन तक ये मामले आए क्यों। ऐसा नहीं है कि उन तक ये मामले गए नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल लेकिन उन्होंने उस पे आंख बंद कर रखी, क्योंकि एक बहुत बड़ा धन तंत्र है, पैसा कमाने का उद्योग बन चुका है ये गठजोड़ जो है। और अब नदियों के किनारे औने पौने दाम पे उस समय जमीनें रही, उन्होंने मल्टी स्टोरी तान दी और माल बनाया। इसमें उस समय के जो आर्किटेक्ट रहे उन्होंने भी नियमों को अवहेलना की। आपको मेरे उसमें और मेरे पास फोटोग्राफ्स हैं 2013 तक के कि नदी का पार्ट बहुत चौड़ा था, लेकिन किसी आर्किटेक्ट का दिमाग चला, उन्होंने पहले कॉटन वाल खड़ी की नदी में, फिर उसको भरा गया और उससे अब अपना आप लोग 33 मीटर, जो भू उपयोग अधिनियम 2012 में नियम है कि नदी के फुल टैंक लेवल से 33 मीटर तक कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। अधिकारियों के आप बयान पढ़ लेंगे उस समय के जो अखबारों में आए, वो कहते हैं नदी के 20 से 33 मीटर। अब नर्मदा जी यदि 1 किलोमीटर चौड़ी है, 1000 मीटर चौड़ी है, तो हम क्या 20 से 33 मीटर 66 मीटर छोड़ दें और बाकी भर सकते हैं क्या? तो नियमों की गलत व्याख्याएं करी गई हैं, इन सब पे एक्शन होना चाहिए। पर चूंकि ये बहुत बड़ा गठजोड़ है, मुझे उम्मीद कम है। इस पे 420 का मामला, इसमें एनजीटी कंपनसेट क्यों करेगी? 420 बिल्डर ने करी है, उनको जो इन्होंने जब फाइनेंस कराया होगा, इसकी सर्च रिपोर्ट आई होगी, किस तरह से सर्च रिपोर्ट बनी, किस तरह से ये सब दस्तावेज तैयार होते रहे और लोग धोखे में पड़ते रहे। ये पूरा गठजोड़ है, इसमें फोर्जरी का मामला मेरे ख्याल से बनना चाहिए। बाकी लीगल जो व्याख्या है सचिन जी और वो वकील साहब कर सकते हैं।
लेकिन इस बीच में आप देखिए कि एनजीटी का कार्य है कि जहां पर पर्यावरण को मतलब हानि हो वहां पर वो अपना कार्य करती है। लेकिन चूंकि अब वहां पे जो रहवासी वो रह रहे हैं, अब एनजीटी तो सीधा उनके घर पर आके जो अतिक्रमण किया गया है उसको हटाएगी। ठीक है, अब जहां जो कार्य जो किया है बिल्डर ने वो तो भाग चुका है, लेकिन उन सब के लिए जिम्मेदार कौन है? ये प्रशासन है, इनको सब मालूम है। हम्म आप टाउन एंड कंट्री प्लानिंग वालों को सब मालूम है कब से मामला उठ रहा है। कलेक्टर, एसडीएम, इन सबको मालूम है ये मामला क्या है जी। और कितना लीगल। यदि कानूनी ज्ञान नहीं है तो इनको पद पे नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल है ना, क्योंकि जुडिशरी ने तो इनको पावर डेलीगेट की ना। जुडिशरी हर जगह नहीं जा सकती है, वो अपनी पावर डेलीगेट कर रही कि भाई नियम के अनुसार गलत। और ये लोग नोटिस भेजते हैं ना, तोड़ते भी हैं। ऐसा नहीं है कि इन्होंने कोई मकान तोड़े नहीं है आज तक। ये इनकी मर्जी, जिनको तोड़ना तोड़ देंगे। पर जो साफ दिख रहा है कि कानून का उल्लंघन करके बनाए गए हैं, पूरा गठजोड़ दिख रहा है भूमाफिया का। अभी आम आदमी प्रताड़ित होते हैं। अभी सब ये खुद जाकर सब जगह जांच नहीं कर सकते। बैंक से फाइनेंस कराते हैं, उनका एक वकील होता है, वो सर्च रिपोर्ट में सब लीगल कैसे आ जाता है? बिल्कुल सवाल तो उठता है। इसी बीच हमारे साथ सुनील श्रीवास्तव जी अधिवक्ता जुड़ चुके हैं। सुनील जी, एनजीटी इस पर कार्रवाई कर रही है, तो क्या कानून में कुछ ऐसा प्रकरण है कि इन लोगों को उस बिल्डर की ओर से जमा की गई राशि को वापस किया जा सके? देखिए, इसके अंदर क्या प्रावधान है जो मुझे अब तक बात समझ में आई है, उससे ऐसा स्पष्ट हो रहा है। पुलिस हाउसिंग बोर्ड के द्वारा जो भी कार्रवाई की गई है, यदि उसको कानून की जानकारी नहीं है तो उनके जो अधिकारी और कर्मचारी हो सकते हैं, उनके विरुद्ध लोकायुक्त में यूडब्ल्यू में एक कार्रवाई की जा सकती है। इसके अंदर ये बताया जा सकता है कि इस जमीन को अवैध रूप से अधिग्रहण करने के पश्चात इससे जो भूमाफिया है और जो गठजोड़ चल रहा है और जिसके अंदर नामी और बेनामी लोग जुड़े हुए हैं, अधिकारी कर्मचारी जुड़े गए हैं, जिनको बेनामी फायदा उठाया गया है, उन लोगों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सकती है। एनजीटी से कार्रवाई होना एक अलग मैटर है, लेकिन इनके विरुद्ध एक क्रिमिनल सीआरपीसी के तहत कार्रवाई होना अलग मैटर है। ये पहली नजर में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसके अंदर पे कोई न कोई बहुत बड़ी फोर्जरी हुई है और कुछ ऐसे लोग व्हाइट कॉलर क्रिमिनल छुपे हुए हैं जो सामने नहीं आना चाहते हैं और पीछे से कुछ चेहरों को आगे करके ये फायदा उठाने चाहते हैं। इसके अंदर दो कार्रवाई हो सकती है, एक एनजीटी की हो सकती है, एक क्रिमिनल बेस्ड कार्रवाई हो सकती है। सचिन जी, पूरे प्रकरण पर एनजीटी जो है वो कार्रवाई कर रहा है, बिल्डर तो भाग चुका है। ठीक है, अब जो रहवासी उनको समस्याएं पैदा हो रही हैं, तो फिर अब रहवासी क्या करें? सब जानते हैं कि जिम्मेदार कौन है, प्रशासन जिम्मेदार है या सरकार जिम्मेदार है, सब जानते हैं इस बात को। ठीक है, लेकिन वो रहवासी क्या करें अब इस स्थिति में, क्योंकि उनकी जिंदगी भर की कमाई तो उसमें लग जाती है। रिटायरमेंट का पैसा वो एक घर या आशियाना खरीदने में लगा देते हैं। जी सचिन जी, देखिए, एक प्रिंसिपल है, बायर्स भी है। तो जो खरीदार होते हैं उनका एक खुद का भी कर्तव्य है कि जब वो इस तरह से कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उस प्रॉपर्टी के संबंध में उन्हें सारे जो दस्तावेज हैं उसका पूर्ण ज्ञान होना चाहिए और जितने भी नियम कानून हैं उसका भी ज्ञान होना उनके लिए आवश्यक है। अब बाद में वो ये नहीं बोल सकते कि हमें इस बात का ज्ञान नहीं था। अब जैसा गुप्ता जी के प्रकरण में हुआ है कि गुप्ता जी का ये कहना है कि जो टीएनसीपी की जो परमिशन है उस परमिशन से एक्सीड करके इन्होंने कंस्ट्रक्शन किया है। तो ये जो एक नई बात जो ये लेके आए हैं इसका एनजीटी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो कंस्ट्रक्शन के जो नियम है, जो डेवलपमेंट परमिशन है, उसके वायलेशन का केस है ये एक मोटे तौर पे। अगर वो कंस्ट्रक्शन उन्होंने नदी की तरफ किया है और नदी की बाउंड्री को इंक्रोच किया है तो फिर वो एनजीटी के जो है परिप्रेक्ष्य में आता है, एनजीटी के परव्यू में आता है, एनजीटी के जुरिसडिक्शन में आता है। और अगर वो कंस्ट्रक्शन अगर दूसरी तरफ किया गया है तो फिर वो एनजीटी के जो है क्षेत्राधिकार में नहीं आएगा। तो इसलिए ये जो अभी प्रथम दृष्टया जो केस है वो कहाँ कंस्ट्रक्शन हुआ है, किस तरफ कंस्ट्रक्शन हुआ है, वो नदी की तरफ कंस्ट्रक्शन हुआ है या किसी और तरफ कंस्ट्रक्शन हुआ है, ये सारी बातों का जो है निष्कर्ष अभी नहीं निकाला जा सकता है। गुप्ता जी को इसके संबंध में रिसर्च करनी पड़ेगी और उसके बाद में ये अपना फोरम चूज करें और वहां पर जाके और उसके संबंध में रिलीफ मांगे। गुप्ता जी कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, कंस्ट्रक्शन नदी की तरफ ही हुआ है, लेकिन 3.74 एकड़ से बाहर हुआ है। तो नदी की तरफ हो या कहीं भी हो, है तो एक्सीड लैंड
जी। आज वो एनजीटी में आ रही है, हमें एनजीटी से मतलब थोड़ी, जो उसने अपनी जमीन के बाहर बेचा है हमको, हमें तो उसके कंपनसेशन से मतलब है। और रहा आपने कहा कि जिस समय व्यक्ति खरीदता है, भाई जो डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने रखे गए, बैंक ने जो डॉक्यूमेंट्स मांगे वो डॉक्यूमेंट दिए गए, उसमें वो नापने का तो वो नहीं था कि 3.74 एकड़ जो है नफा करके उसको दे दें। बिल्कुल। वो तो टाउन एंड प्लानिंग में लिखा 3.74, उसके नहीं, उसकी रजिस्ट्री के कागज है। अब वो बना रहा है 5 एकड़ में, और जो 5 एकड़ बना रहा है उसमें से बेच रहा है, तो उसको हम थोड़ी नकली कराएंगे। ठीक है सुनील श्रीवास्तव जी, आपसे जानना चाहूंगी कि दूसरी चीज, अधिनियम के अनुसार कहा जाए तो किसी भी नदी के भराव क्षेत्र में 50 मीटर के अंदर भवन निर्माण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, फिर अनुमति कैसे मिली? 33 मीटर। नहीं, एक पॉइंट और कहते हैं जी बोलिए। कोर्ट ने को जो रिपोर्ट दी गई है उसमें क्लियर मेंशन है कि वहां रिटेनिंग वॉल बनाने में मिट्टी भरी गई, और वो कोर्ट के आदेश में मेंशन है। मैं उस ऑर्डर का नंबर भी आपको बता सकता हूं, जो एनजीटी का ऑर्डर है। यानी कोर्ट भी मान रही है कि यहाँ पर भराव किया गया है जी, और वो जो भराव किया गया है वो फिर भी टाउन एंड प्लानिंग को फिर भी नदी के किनारे से 30 मीटर छोड़ने की परमिशन दे रहा है, 30 मीटर छोड़ करके, लेकिन कंस्ट्रक्शन तो उसमें भी है 30 मीटर तो है ही नहीं, वो भराव करके बनाया गया है नदी के ही एज पे, जो नदी के बैंक पे ही रिटेनिंग वॉल है उस पर भी कंस्ट्रक्शन है। जी जी सुनील जी, मैं आपसे वही पूछना चाह रही हूँ कि हाँ बोलिए। मेरा इसमें यह कहना है कि यदि 50 मीटर के अंदर की कार्रवाई की गई है, तो नगर निगम का एक्ट है जिसके अंदर धारा 307 है, वो पनिशेबल है, 3 साल के अंदर की उसके अंदर सजा है। यदि ऐसी कोई कार्रवाई की गई हो तो उसकी कंप्लेंट की जाए, और कंप्लेंट होने के बाद उसकी जब जांच होगी तो निश्चित हो जाएगा कि इस व्यक्ति के द्वारा अवैध परमिशन दी गई है। जिस व्यक्ति के द्वारा अवैध परमिशन दी गई है, चाहे वो कितने बड़ा अधिकारी कर्मचारी हो, जब ये सामूहिक रूप से जाहिर हो जाएगा तो निश्चित रूप से उसको सजा का वो पात्र होगा। आजकल तो आरटीआई का प्रावधान है, आरटीआई के प्रावधान के अंदर आप पूरे एक्ट की जानकारी ले सकते हैं, किसके द्वारा अनुमति दी गई है उसकी जानकारी ली जा सकती है। जब ये सब चीजें ली जा सके, इसके बाद आप उसके एफआईआर करवा सकते हैं। लेकिन सुनील जी, वहाँ पर अगर जानकारी प्राप्त दी जा रही है लेकिन वहाँ मेजरमेंट में मिस इन्फॉर्मेशन दी जाए तो फिर क्या किया जाएगा? देखिए, यदि मेजरमेंट के अंदर मिस इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, इसका मतलब कंस्ट्रक्शन तो लिखा तो उसमें 3 पॉइंट में है, लेकिन 5 पॉइंट में जाके प्लस में किया गया है ना कंस्ट्रक्शन। तो देखिए, मेरा इसमें ये कहना है, यदि मेजरमेंट में कोई गलत जानकारी दी जा रही है, इसके अंदर या तो जिसका टाइटल है वो गड़बड़ी कर रहा है, या जो उसका मेजरमेंट कर रहा है वो गड़बड़ी दे रहा है, तो कोई ना कोई प्रलोभन दे के मेजरमेंट के अंदर गड़बड़ी करवा रहा है ना। किस व्यक्ति के द्वारा मेजरमेंट किया गया है उसके खिलाफ कोई ना कोई तो कार्रवाई हो सकती है ना। कानून इसका नपुंसक नहीं है कि यदि कोई ऐसी कार्रवाई हो तो जिसको देख के बंद कर दी जाए, ओपन की जा सकती है, किसी मीडिया में आ सकता है, कहीं भी एफआईआर कर सकता है, कहीं भी शिकायत कर सकता है। तो मेजरमेंट टाइटल, जिसका टाइटल है वो और जिसने मेजरमेंट किया वो, ये दोनों की मिली भगत से ये कार्रवाई पूरी की गई। ठीक है प्रकाश जी, आपसे पूछना चाहूंगी, भू माफियाओं को लगातार संरक्षण मिल रहा है और ये कोई 1-2 दिन पुरानी बात नहीं है, सालों साल पुरानी बात है। जी, मैं तो उसको शुरू से देख रहा हूँ। मैंने तो मई 2013 में पहली बार छापा, पर उससे पहले मैं निकलता था। मैंने आपको बताऊं शुरुआत कि मेरे नजर में प्रकरण कैसे आया कि मैं वो जो दानिशकुंज पुल बना उससे पार करके निकलता था तो एक सड़क बनी हुई थी, वो पूरे रेत के ढेर पे बनी थी। सीपीए ने सड़क बनाई, डामर की जरा सी लेयर थी, पहली बारिश में पूरी बह गई। मैंने वो पब्लिकेशन में क्रॉस सेक्शन के फोटो डाले, आप देखें, पूरा मिट्टी का ढेर है और थोड़ा सा लेयर है उसकी। मतलब वो पूरा नदी के पार्ट में सड़क बनना शुरू हो गई थी और वो मिट्टी ढह गई थी, पूरी सड़क बह गई थी। फिर उसको दोबारा उसको बनाया गया, कॉटन वॉल किनारे बनाई गई। और तो मुझे लगता था कि इस तरफ तो नदी के किनारे तरफ तो कोई कॉलोनी नहीं है और उस तरफ के लिए फ्रंट में रोड थी, तो ये बनी कैसे? तो ये पूर्व नियोजित पूरे गठजोड़ के द्वारा तैयार की गई थी। इसमें मैं नहीं मान सकता कि
कोई राजनीतिक व्यक्ति, प्रशासन शामिल नहीं है। ये पूरा षड्यंत्र, एक एक चीज मैंने उसमें पब्लिश किया, आप देखेंगे तो ये जानबूझकर किया गया, लोगों को गुमराह किया गया। ऐसा नहीं हम जैसे लोगों ने, पत्रकारों ने, हमने जब इस मामले को उठाया और जब वो केदारनाथ कांड हुआ, उस एडिशन के बैठने के बाद दूसरा मीडिया भी उसमें घुसा। आपको आश्चर्य होगा कि इस मीडिया के लिए भी एक कॉलोनी वहां बन चुकी है। उसको जमीन सड़क के उस तरफ मिली थी, पर उस दूसरी ओर जो नदी की तरफ भी उसके फोटो डाले हुए, काटन वाल पहले डाला, उसको पूरा भरा गया और पूरी कॉलोनी विकसित हो चुकी है। मतलब ये पूरा सबूत है कि बहुत बड़ा रैकेट है इसमें, और इसमें राजनीतिक संरक्षण है इसमें पूरी तरह से, इसलिए आम आदमी परेशान हो रहा है। अरे और दूसरी जगह भी लोगों को जमीन सवाल मिल तो वही है, सकती क्योंकि थी। आम जनता परेशान हो हाँ। रही है ना, रहवासी परेशान हो रहे हैं। एनजीटी कार्रवाई तो वहाँ रहवासियों पे कर रही है ना, जाके बिल्डर तो वहाँ रहवासियों से पे जा कर रही चुका है। है। वो कहाँ जाए, वो रहवासी किसके पास जाएंगे? वो इमीडिएटली जाएंगे कलेक्टर के पास, एसडीएम के पास, शिकायत वहां करेंगे, अपनी पीड़ा उनको सुनाएंगे। अब वो एक्शन ना लें तो क्या करें वो? बिल्कुल। तो हर तरफ से आम आदमी ठगा हुआ है। ये सही है कि एनजीटी पर वो हद कहां से तय होगी? क्या ये इन लोगों ने बाद में नदी को भर लिया है, क्या उसके बाद से आप 33 मीटर उसको नापेंगे? कायदे से जब ये एनजीटी में मेरे पास मंदाकिनी के कुछ एक्टिविस्ट आए थे, सबसे पहले वो गए थे और उन्होंने बताया था कि शायद मैगजीन वहां लगी है। उस समय यथास्थिति बनाए रखना थी, लेकिन उसके बाद भी नदी को भर के बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी है, बीच नदी में बनी। अब वो जो बिल्डिंग है वो किनारा बन गई है। आप इससे अंदाजा लगा दीजिए, वो आप फोटोग्राफ देखेंगे उससे क्लियर हो जाएगा कि जो बीच में कंस्ट्रक्शन हुए थे वो अब किनारे बन गए, नदी सिकुड़ गई है। जी सुनील जी, एक आखिरी प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहूंगी। इस पूरे मामले में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग कहाँ है, और वो इस पूरे मामले को कैसे देखता है? कहाँ से इस तरह के कागजात बन जाते हैं? तो ये तो हो ही नहीं सकता कि इतने बड़े मामले टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से अनभिज्ञ हों। देखिए, इसमें मेरा ऐसा कहना है कि अगर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग वहाँ पर जाके जांच करे तो उनके पास जो शेड्यूल है उससे मिलान करे, तो निश्चित रूप से जो बिल्डिंग बनी हुई है वो अवैध होगी। इसके लिए क्या है, जो सर्किल का नगर निगम का इंस्पेक्टर होता है वो जाके जांच करे, तो टाउन एंड कंट्री प्लान जाके ये बात बताए कि ये जो बनी हुई है किस आधार पे बनी गई है। जब ये दोनों मिलकर लोग काम करेंगे तो निश्चित रूप से ये माना जाएगा कि ये जो बिल्डिंग बनी गई है साठ गार्ड करके बनी गई है, और इसको हो सकता है कि नगर निगम और टाउन कंट्री प्लानिंग के लोग भी कुछ मिले हुए हों, तो ये सब पूरी कार्रवाई कर रहे हों। तो निश्चित कहीं ना कहीं कुछ खालमेल है, जो जब जांच होगी, जब मीडिया इससे आगे आएगा तो कोई ना कोई बात आगे निकल के सामने आएगी। ठीक है, ठीक है। सचिन जी, एक आखिरी प्रतिक्रिया आपसे भी लेना चाहूंगी कि बायर्स को जो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है उसके लिए असल रूप में जिम्मेदार कौन है, प्रशासन या एनजीटी? मीनाक्षी जी, थोड़ा सा मैं इसमें प्रकाश डालना चाहूँगा कि जो नदी है, नदी की सीमा जो है ये हद जो तय करने की जरूरत अभी नहीं है। नदी के जो है रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में नदी की सीमा दिखाई हुई है, और जो मास्टर प्लान है उसमें भी स्पष्ट रूप से बोला गया है 4.1 पैरा में कि जो नदी है उसकी जो एज है, पानी जहां तक है उस पानी की एज से जो है 33 मीटर का जो एरिया है वहां पर कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है, वहां पर उसको ओपन स्पेस दिखाया हुआ है। तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है इन सब बातों का कि नदी की सीमा जो है वो तय करनी है या 33 मीटर कहाँ से लिया जाएगा ये आज तय करना है। वो सारी बातें जो है उसका हर जो बात है, हर नियमों का और हर जो है रेगुलेशंस हैं उसके बारे में बड़ी क्लैरिटी है। बट अब हुआ ये है कि जैसे 20 साल पहले जो कंस्ट्रक्शन हुए उस समय पर्यावरण के संबंध में उतने सेंसिटिव नहीं थे लोग, तो अब 20 साल पहले जब कंस्ट्रक्शन हुए तो आज सॉइल इरोजन होके, भूमि की कटाव होकर वो जो एरिया है वहां जो 33 मीटर उस समय होगा वो आज 33 मीटर नहीं, आज कहीं पर 30 मीटर हो सकता है, कहीं 29 मीटर हो सकता है। तो जो इंडियन ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड जो है उसमें ऐसी जो हिली टेरेन है जहां पर नदी भी अगर बीच में से निकल रही हो तो ऐसी स्थिति में उन्होंने उसके लिए कंस्ट्रक्शन का तरीका यही बताया कि रिटेनिंग वॉल बना के ही कंस्ट्रक्शन करें, क्योंकि आज जो स्थिति है, आज जहां 33 मीटर है कल 10 साल बाद वहां स्थिति नहीं होगी। तो आज अगर जैसे आज जो कंस्ट्रक्शन हुए हैं और आदमी ने वैलिड परमिशन ली है और
10 साल बाद उसी जमीन की नपती की जाएगी, और वहां पर अगर रिटेनिंग वॉल नहीं है तो भूमि का कटाव होगा, और कटाव होने के बाद में वो आदमी फिर से उसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो 33 मीटर की सीमा के अंदर आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि थोड़ी सी क्लैरिटी जो है ये प्रशासन की तरफ से भी और जो बिल्डर्स हैं उनको भी एक क्लैरिटी होना चाहिए कि ऐसी स्थिति में कंस्ट्रक्शन किस तरह से किए जाए, और लोगों को उसके बारे में पूरा जो है पूरा नॉलेज हो, और किस तरह से कंस्ट्रक्शन करना है, किस तरह से पर्यावरण से संबंधित जो नियम है उनका परिपालन करना है। लेकिन इस तरीके के बिल्डरों को तो शायद तो प्रशासन के द्वारा ही मिलता है ना, वही अनुमति देते हैं देखिए कंस्ट्रक्शन करने की। देखिए मीनाक्षी जी, जब ये प्रकरण एनजीटी में चल रहा था तब एनजीटी ने जितनी परमिशन दी है उसकी सारी ओरिजिनल फाइल एनजीटी में तलब की गई थी, और एक एक फाइल को एग्जामिन किया गया है एनजीटी में। तो कहीं भी ये स्थिति नहीं आई कि कोई भी परमिशन जो है वो गलत दी गई है, ऐसा कहीं कोई एक प्रकरण भी नहीं आया। मगर अब जो गुप्ता जी का कहना है कि एक्सीड कर गए, वो एक अलग बात है, बट परमिशन को जो भी दी गई है वो परमिशन कोई भी एक भी परमिशन गलत नहीं दी हुई है, सारी परमिशन वैलिड परमिशंस हैं। अब अगर किसी बिल्डर ने उन परमिशंस का दुरुपयोग करके कोई कंस्ट्रक्शन कर लिया हो तो उसके संबंध में जो है कंप्लेंट ये करेंगे, और उसके संबंध में जो है जो भी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जहां एक और कोलार की जीवनदायिनी हो सकने वाली, कोलार क्षेत्र का सौंदर्यवर्धन करने वाली, कुछ लोगों को रोजगार प्रदान करने वाली, कोलार क्षेत्र के जल संकट को दूर कर सकने वाली कलियासोत नदी संकट में है। उसको बचाने के लिए एनजीटी तो तैयार है, लेकिन वो लोग जिन्होंने लाखों लाख के फ्लैट्स खरीदे, साथ अपनी जिंदगी भर की कमाई को एक आशियाने को खरीदने में लगा दिया, अब वो सब एनजीटी की भेंट चढ़ने वाला है। उसके लिए कौन जिम्मेदार है, कोई नहीं बतलाता, ना वो प्रशासन जिसने कंस्ट्रक्शन करने की अनुमति दी, और ना ही वो सरकार जो इस तरह के बिल्डरों के बारे में सोचती है, जो खुले दम पर इस तरह के काम को अंजाम देते हैं। लेकिन इन सभी के बीच पिसती है वो जनता जो बिना किसी कसूर के भी इतनी बड़ी धांधली का शिकार हो जाते हैं। फिलहाल मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। आगे की खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें देश न्यूज। नमस्कार।